मैं खुद ही ग्रामीण पृष्ठभूमि से हूँ और जहाँ जिस कस्बे से हूँ मैं नरैनी से, वहाँ मैं पहली लड़की हूँ जो सरकारी नौकरी करेगी। मोहल्ले के लोग बोलते थे कि आपने लड़की को बाहर भेज दिया, लेकिन मेरे मम्मी पापा बहुत अच्छे थे। वो कहते थे कि नहीं, वो पढ़ेगी और कुछ ना कुछ बनेगी। अब सर वही लोग आके घर में मिठाई के डिब्बे लेके आते हैं और बोलते हैं कि हमको पता था कि हो जाएगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अभिभांशु। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज हमारे साथ है स्नेहा मैम है, जिनका ARO में रेवेन्यू बोर्ड में 13 रैंक के साथ सिलेक्शन हुआ। तो मैम से आज इनकी जर्नी के बारे में जानेंगे, साथ साथ क्या बुक लिस्ट वगैरह फॉलो करती थी तो उसके भी बारे में आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। बस आप लोग वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। एंड चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो की रेगुलर अपडेट आप सभी को सबसे पहले मिलते रहे। मैम, जो हमारे व्यूअर्स वीडियो देख रहे हैं, और हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सभी को। मैम, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा, उसके बारे में थोड़ा बताइए। जी, मैंने अपना एकेडमिक अपने गृह जनपद बांदा से, नरैनी कस्बा, वहाँ से किया है। और अपना परा स्नातक मैंने अतर्रा डिग्री कॉलेज से कंप्लीट किया है। MSc किया है मैथ में। और फिर इसके बाद 2016 से ही मैं इलाहाबाद आ गई थी तैयारी के लिए। तब से लगातार प्रयासरत हूँ और फाइनली 2021 वाला जो RO था उसमें मेरा रेवेन्यू बोर्ड में 13 रैंक में 13 रैंक। जी। तो मैम 2016 से आप तैयारी कर रहे हैं, तो इसके लिए मतलब आपने कहीं पर कोचिंग वगैरह की थी PCS के लिए, या फिर जी, मैंने जब मैं इलाहाबाद आई थी तो ध्येय IAS से मैंने कोचिंग की है। जी। और बाकी आप इसके अलावा और भी मतलब IAS या फिर PCS वगैरह की तैयारी कर रही हैं? जी, मैं लगातार 2016 से ही 2017 से PCS का एग्ज़ाम दे रही हूँ और 2021 में मैंने अभी PCS का इंटरव्यू भी दिया है। 2022 का भी मेंस दिया हुआ है। जी। तो इसके लिए मतलब आपका मीडियम क्या रहा, मतलब पूरी तैयारी का, जैसे PCS की भी आप तैयारी करें साथ साथ, तो आपका मीडियम क्या रहा इसके लिए? मेरा मीडियम हिंदी था। हिंदी। जी। तो मैम, आपने जब तैयारी स्टार्ट की तो क्या क्या बुक आपने फॉलो किया था प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए, वो हमारे व्यूअर्स को बताएं। जी, मैं जब यहाँ आई थी तो मुझे मतलब कुछ पता नहीं था कैसे तैयारी करनी है। फिर मैंने ध्येय में एडमिशन लिया था तो वहाँ से GS उन्होंने पढ़ाया था, तो उसी के हिसाब से फिर मैंने ऑथेंटिक बुक्स पढ़ी थी, जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है। इन सब के लिए हिस्ट्री के लिए मैंने SK पांडे पढ़ा था। और जो भी बुक मैं पढ़ती थी तो उसका टॉपिक वाइज जो है घटना चक्र भी मैं सॉल्व करती रहती थी। जैसे ये घटना चक्र की बुक है, तो मान लीजिए यदि मैंने पॉलिटी पढ़ी है तो पॉलिटी में मान लीजिए मैंने मूल अधिकार पढ़ा है, तो उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो मैं उसको सॉल्व कर लेती थी। फिर इसके बाद देखती थी कि कहाँ पे मुझे नहीं आ रहा है, तो जो चीज़ें नहीं आती थी उनकी मैं एक शॉर्ट नोट्स बना लेती थी और फिर इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लेती थी। यही स्ट्रेटजी मेरी GS की सभी पेपर, सभी सब्जेक्ट्स के तो लिए ये थी। जैसे पूर्वावलोकन ये आपकी भारतीय राज्य व्यवस्था की, तो इसी तरीके इसके शायद 7 सेट आते हैं, कितने आते हैं इसके? तो सारे आपने सभी आते हैं सर, हिस्ट्री में आता है, ज्योग्राफी में आता है, पॉलिटी में आता है, सभी में आता है। तो ये एग्जाम से कितना टाइम पहले जो है ये पूर्वावलोकन सॉल्व करना चाहिए? नहीं सर, जब मैं आई थी तब सर जैसे पढ़ा रहे थे ध्येय में, तो उनका सब्जेक्ट पढ़ती थी और फिर इसके बाद मैं सॉल्व कर लेती थी। तो आपको जैसे क्या लगता है, आपका अनुभव रहा होगा, मान लीजिए जो छात्र तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए आपका क्या मतलब सजेशन रहेगा कि पूर्वावलोकन एग्जाम से कितना टाइम पहले पढ़े, मतलब तैयारी के पहले ही लेकर आए पढ़ें, या फिर तैयारी करने के कुछ टाइम बाद पढ़ें? जब से आप तैयारी कर रहे हैं तो जैसे कुछ भी पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो हिस्ट्री में सबसे पहले आप ऑथेंटिक बुक्स पढ़िए, क्योंकि एक मानक सोर्स होना बहुत जरूरी होता है। फिर ऑथेंटिक बुक्स में चैप्टर वाइज, जैसे मेरा यही था कि हम चैप्टर वाइज पढ़ते थे। फिर इसके बाद तुरंत देखते थे कि घटना चक्र में वही चैप्टर उठा लेते थे, उसको सॉल्व कर लेते थे जो भी क्वेश्चन रहते थे, तो हमको पता चल जाता था कि हमारी अभी कमी कहाँ है। फिर उसके बाद उसको और ज्यादा पढ़ के फिर एक बार पढ़ लेते थे। प्रीलिम्स का एग्जाम होता है, तो और भी इसके अलावा मान लीजिए GS पोर्शन के अलावा भी हिंदी का पोर्शन होता है, तो हिंदी के लिए क्या चीजें आपने पढ़ी थी, कैसे? जी, हिंदी देखिए प्री में और मेंस में दोनों में सेम आती है। बस उसमें मेंस में क्या होता है कि 30 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वो भी 60 नंबर के रहते हैं। तो हिंदी के लिए हमने वासुदेव नंदन की ये बुक है, वासुदेव नंदन की बुक ऑथेंटिक सोर्स के रूप में फॉलो की थी। और फिर इसके बाद ये आप लोग देख सकते हैं, वासुदेव नंदन की ये जो है बुक है, ये हिंदी के लिए है। इसमें क्या क्या चीजें रहती हैं? इसमें जैसे 6 टॉपिक आते हैं, मतलब प्री में 6 टॉपिक आते हैं RO में, तो इसके 6 टॉपिक मैंने इसी से पढ़े थे। और फिर बाद में इससे ये जो आदित्य पब्लिकेशन की बुक है मेंस के लिए? मेंस के लिए, प्री मेंस दोनों के लिए है। तो इसमें मतलब वही जो टॉपिक इसमें है वही टॉपिक है, या फिर अलग कुछ डिफरेंस है इसमें? नहीं, इसमें जो समीक्षा अधिकारी में 6 टॉपिक आते हैं वो सारे टॉपिक्स हैं। अच्छा, मेंस के लिए। जी। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये आदित्य पब्लिकेशन की ये बुक है। और इसके अलावा भी और हिंदी का पेपर होता है, जिसमें आप लोग का
लिखने का आता है, written होता पत्र, है। लेटर राइटिंग जी। वगैरह होता है, वो चीज कहाँ देखी जी थी आपने? सर, पहले तो सबसे पहला तो गद्यांश आता है, तो उसके लिए हमने एस कुमार सर के यूट्यूब में वीडियो देखे थे। और दूसरे नंबर पे उसमें सारिणी लेखन आता है, सारिणी लेखन और पत्राचार, इन सब के लिए हमने एस कुमार सर के वीडियो देखे थे और उसी से ही नोट्स बना ली थी। और फिर इसके बाद सर उनकी ये बुक है, तो इसी एस से। कुमार सर की यही बुक आती है, इसमें शायद से आप लोग का सारी चीजें रहती है, पत्र लेखन वगैरह जी और बाकी जो भी चीजें होती है, गद्यांश, पत्र लेखन, व्याकरण, तो इसमें से आप लोग देख सकते हैं, यही बुक है एस कुमार सर की, जो कि शायद अभी डीएसपी की पोस्ट पर है। जी सर। तो उनका जो है ये बुक आता है, कौन से पब्लिकेशन की है, तर्कस। इसके अलावा शायद ये घटना चक्र भी इनका निकलता है बुक। घटना चक्र का हमको नहीं पता है, लेकिन हमने इसी से ही किया था। तो और भी बुक आपने क्या क्या चीजें पढ़ी थी? और सर जैसे इसके लिए उसमें एक मुहावरा भी पूछा जाता है, तो मुहावरे हमने इससे तैयार किए थे। ये आदित्य पब्लिकेशन की ही बुक है, समीक्षा अधिकारी की। तो मुहावरे हमने इससे तैयार कर लिए थे। और पत्र में उदाहरण कभी कभी पूछा जाता है, तो जो मेन मेन उदाहरण थे, जैसे 9 पत्र पूछे जाते हैं, तो उनके उदाहरण हमने इसी बुक से तैयार कर लिए थे, लिख लिए थे एक जगह पे, कि जब भी उदाहरण पूछा जाएगा तो हम वही लिख के आएंगे एज इट इज़। और एक प्रारूप पूछा जाता है, तो सर तो वीडियो में प्रारूप बता ही देते हैं। और इसके बाद प्रशासनिक शब्दावली भी पूछी जाती हैं, तो जी। प्रशासनिक शब्दावली भी मैंने इसी बुक से ही पढ़ी थी। आदित्य पब्लिकेशन जी, से। इसी से मैंने सारी प्रशासनिक शब्दावलियाँ तैयार की थी। और अच्छा, जो आप बता रही हैं अभी एस कुमार सर का वीडियो है, तो वो मतलब उनका चैनल यूट्यूब पे है, किस नाम से है? टेलीग्राम में चैनल है उनका, तर्कस तर्कस करके है, कुछ नाम नहीं मुझे याद है, तर्कस स्टडी। यूट्यूब पे वीडियो है या फिर सारे वीडियोस टेलीग्राम पे? नहीं, यूट्यूब पे उनके सारे वीडियो अवेलेबल हैं। जी, थैंक यू। और क्या चीजें पढ़ी थी आपने? और सर निबंध आता है, तो निबंध के लिए मैंने ये परीक्षा मंथन की बुक पढ़ी थी। तो निबंध के लिए ये स्ट्रेटजी थी कि पहले जितना भी मतलब 3 खंड पूछे जाते हैं निबंध में, तो आप मतलब ये तय कर लीजिए कि आपको किससे लिखना है उन तीनों खंड में से। तो मेरा जैसे पहला था साहित्य और संस्कृति से, दूसरा था एनवायरनमेंट से, और तीसरा आपदा प्रबंधन से। तो जो भी आपको निबंध लिखना है, उसके एक पेज में आप 10-10 कोट्स कम से कम लिख लीजिए। फिर ताकि जब आप कोट्स लिख लेंगे, तो जब आप पेपर में लिखेंगे तो आपको याद रहेगा कि आपको ये कोट डालना है उसमें। इसके बाद मैंने योजना से कुछ नोट्स बनाए थे उन्हीं टॉपिक्स को, जैसे एक योजना आई थी साहित्य पे, तो उसका नोट्स बना लिया था, उसके अच्छी अच्छी जो लाइनें थी तो एक नोट्स में लिख ली थी। इसके बाद मैंने परीक्षा मंथन पढ़ी थी, और ये समझा था कि कैसे लिखा जाता है निबंध, क्योंकि इसमें बताते हैं कि निबंध का उद्देश्य क्या है, और समाज से कैसे लिखना, उस निबंध में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जितने भी पक्ष होते हैं, तो वो सारे आपको लिखने होते हैं। अच्छा, ये जो और बुक आती है परीक्षा मंथन की, ये आरओ के लिए होती है या फिर जैसे पीसीएस वगैरह का आप एग्जाम देते हैं तो उसमें भी हेल्पफुल होती है? ये दोनों के लिए हम पढ़ते हैं, आरओ के लिए भी और यूपीपीसीएस के लिए भी। साथ ही थोड़ा घटना चक्र भी पढ़ लेते हैं, अच्छा, जैसे ये उस समय। निबंध के लिए। हाँ, लेटेस्ट निबंध जो होता है उस समय करंट का जो टॉपिक होता है, तो वो घटना चक्र से कवर हो जाता है। और इसके अलावा बहुत सारे लोग बोलते हैं जैसे कि जब आप निबंध स्टार्ट करें तो वहां पर कोटेशन वगैरह डालनी चाहिए आपको, तो उसके लिए कोटेशन आपने कहाँ से पढ़ी थी? जी, कोटेशन के लिए दृष्टि, जब आईएएस का पेपर होता है तो दृष्टि वाले ये निकालते हैं, ये बुक निकालते हैं, मैगजीन निकालते हैं। तो इसी के आगे जब वो निबंध की भी एक मैगजीन निकालते हैं, तो उसी में सारे कोटेशन वो देते हैं। और साथ ही टॉपिक जो भी आपको लिखना हो, तो कई सारे टॉपिक पे वो आपको एक शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करा देते हैं, जैसे ये है। तो इसमें शायद जब आपका मेंस का एग्जाम होता है तो उस टाइम पे शायद इसमें दिया जाता है निबंध के लिए, तो इसमें से आप कोटेशन वगैरह यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ आप जैसे आपको किसी भी टॉपिक पे लिखना है, शिक्षा पे लिखना है या फिर महिला पे लिखना है, तो सब पे ये अलग अलग टॉपिक वाइज जो है कोटेशन देते हैं। मेंस का एग्जाम होता है तो इसके अलावा और भी जो पेपर होते हैं, तो उसमें और भी कुछ चीजें आपने पढ़ी थी? जैसे सर इसमें प्री होता है, प्री में जीएस और हिंदी आती है, और इसके बाद मेंस होता है, मेंस में जीएस, हिंदी एक रिटन पेपर होता है 100 नंबर का, और ऐसे होता है। इसके बाद थर्ड स्टेज, क्योंकि हमारा एआरओ में हुआ है, तो टाइपिंग होता है। और उसके अलावा तो टाइपिंग के लिए थोड़ा बताइए कि टाइपिंग के लिए क्या क्राइटेरिया होता है? जी, मेरा टाइपिंग तो, चूंकि मैंने जूनियर असिस्टेंट का भी पेपर दिया हुआ था, तो उसमें मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइपिंग की थी। तो मेरा टाइपिंग तैयार था पहले से, और यहाँ पे इलाहाबाद में ही एक वो है, स्नेह टाइपिंग सेंटर है, तो वहाँ से मैंने टाइपिंग सीखी थी। और टाइपिंग का ये है कि जब भी आप टाइपिंग दें तो बहुत तेज़ टाइपिंग करने की कोशिश ना करें, घर पे खूब प्रैक्टिस करें।
जब भी वहाँ जाए तो एकदम रिलैक्स रहें, कोई भी जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यदि आपकी स्पीड है तो वहाँ पे आप धीरे धीरे भी करेंगे तो आपका मतलब क्रॉस हो जाएगा लिमिट। 125 वर्ड की लिमिट होती है। कितना टाइम में? 5 मिनट में। 5 मिनट में। अच्छा, जैसे कि आपका ARO है तो इसमें मतलब RO और ARO में, ARO के लिए कुछ अलग सर्टिफिकेट चाहिए होता है, तो उसके लिए बताइए। जी, ARO के लिए आपको O लेवल या फिर कंप्यूटर का कोई भी डिप्लोमा या डिग्री, जैसे PGDCA। आपने क्या चीज किया था? O लेवल किया था? जी, मेरा O लेवल चल रहा था और PGDCA कंप्लीट था। जी। जैसे कि छात्र जब तैयारी करते हैं तो और क्या चीजें मतलब अपनी तैयारी को इम्प्रूव करने के लिए और क्या क्या चीजें कर सकते हैं? तैयारी को इम्प्रूव करने के लिए देखिए, मुझे लगता है किसी भी चीज़ की जब आप तैयारी करते हैं तो आपको प्रैक्टिस मस्ट होता है। जब भी आप आयोग या किसी भी एग्ज़ाम को देने जाएं तो क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस अच्छे से करके जाएं। करंट अफेयर इस समय उसका रोल बहुत बढ़ रहा है, तो करंट अफेयर के लिए हमने घटनासार की ये बुक आती है, इसको पढ़ा था। लास्ट में जब आप पेपर देते हैं तो उसके 15-20 दिन पहले ये बुक आती है। वैसे वार्षिकी है ये? जी, ये वार्षिकी है, और इसके पहले भी मतलब ये आप लोग देख सकते हैं, घटनासार ये देख सकते हैं, घटनासार 1 साल की मतलब इसमें पूरा रहता है करंट वार्षिक 2023। तो इसके अलावा मैम, जब आप यहाँ पर मतलब तैयारी करने के लिए आई थी तो आपके लिए कितना चैलेंजिंग रहा? मतलब ये अभी 4-5 साल आपका हो गया और मतलब कई सारी असफलताएं भी हुई, आप कैसे अपने आप को मोटिवेट करती थी तब? सर, मैं जब तैयारी करने आई थी तो उसके बाद सब शुरुआत में तो सब सही लगता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही समय बीतता जाता है तो आपकी मतलब असफलता भी मिलती है। फिर लगता है कि नहीं हो रहा है, तो घर वाले भी परेशान होते हैं। तो मैं भी डिमोटिवेट होती थी, ऐसा नहीं है, लेकिन मेरे घर में मेरी मम्मी हैं, पापा हैं, मेरे मामा जी हैं, भैया हैं, तो वो सब मोटिवेट करते रहते थे। वो बोलते थे कि नहीं, लगी रहो, तुम्हारा हो जाएगा। और कुछ ऐसे मित्र भी थे जिन्होंने हमेशा मोटिवेट करने का प्रयास किया, और बस हो गया। और मैम, जैसे कि खासकर गर्ल्स के लिए मतलब बाहर जाके तैयारी करती हैं तो काफ़ी चैलेंजिंग का काम होता है, घर वालों को मनाना, उसके बाद मतलब आसपास के लोग मतलब चीज़ें मतलब अलग उन लोग का माइंडसेट होता है, तो मतलब आपने इस फेज को मतलब कैसे हैंडल किया? जी, मैं खुद ही ग्रामीण पृष्ठभूमि से हूँ, और जहाँ जिस कस्बे से हूँ मैं, नरैनी से, वहाँ मैं पहली लड़की हूँ जो सरकारी नौकरी करेगी। तो ये सब चीज़ें थी, मतलब मोहल्ले के लोग बोलते थे कि आपने लड़की को बाहर भेज दिया, लेकिन मेरे मम्मी पापा बहुत अच्छे थे। वो कहते थे कि नहीं, वो पढ़ेगी और कुछ ना कुछ बनेगी। अच्छा, जब आप अधिकारी अब बन गई हैं तो अब वो लोग क्या चीज़ बोलते हैं तब? अब सर वही लोग आके घर में मिठाई के डिब्बे लेके आते हैं और बोलते हैं कि हमको पता था कि हो जाएगा। मतलब अब बोलते हैं कि हाँ, सही है। और मतलब और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि हमको देखकर और दूसरी लड़कियां भी मोटिवेट हुई हैं वहाँ की। और बाकी मान लीजिए जो लड़कियां अभी गांव में रहती हैं और वो तैयारी करना चाहती हैं तो उनके लिए मतलब आपका उनके लिए भी, और खासकर उनके माता पिता जो नहीं भेजना चाहते हैं मतलब बाहर पढ़ने के लिए, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा कि किस तरीके से अपने आप मतलब लड़कियों को भेजे आगे? जी, तो मेरा यही मैसेज है कि देखिए, समाज में लड़कियों के लिए बैरियर्स तो होते ही हैं। तो जो भी बच्चियां हैं, अगर उनके अंदर क्षमता है तो उन्हें अवसर देने की ज़रूरत है। आप अवसर दीजिए, उन पर विश्वास कीजिए, और एक दिन जब सफल होंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। जो लोग आपको बोलते हैं, मतलब ताने देते हैं समाज के लोग, तो वही आके फिर आपको मिठाई खिला के जाएंगे। जी मैम, आप अभी जो है 2022 का मेंस भी लिखे हैं, आगे आपका इंटरव्यू हो और उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। जी, थैंक यू। तो दोस्तों, आप लोग को आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।